दोस्तों इस समय हमारे बीच में दो मेहमान हैं, जो एक हमारे जो पुराने साथी राकेश महाले जी, एडवोकेट राकेश महाले, जो भीम आर्मी के, वो तो हमारे पुराने हमारे साथ में रहते ही हैं हर मीटिंग में। आज हमारे साथ जबलपुर से है, एक पत्रिका है उसके आप संपादक हैं, और मध्य भारत में इनका काफी नाम है। ये अच्छे वक्ता हैं और बहुजन विचारक कह सकते हैं आप हम इन्हें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इनसे ही इनका परिचय जाने और उसके बाद हम राकेश जी से ही परिचय लेंगे। देवेश जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद पासवान जी। मैं देवेश कुमार चौधरी और पिछले 2 दशक से सामाजिक सरोकारों की त्रैमासिक पत्रिका तीसरा पक्ष का निरंतर संपादन और संचालन कर रहा हूं और सामाजिक सरोकारों से, और चूंकि अम्बेडकरवादी आंदोलन और मूवमेंट को मैंने बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ हूं और जो भी गतिविधियां रहती हैं उसमें कोशिश करता हूं कि अपनी सक्रिय भूमिका उसमें अदा कर सकूं। और फिलहाल मेरा यही छोटा सा परिचय है। जी जी, राकेश जी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारे साथ में आज देवेश चौधरी जी जबलपुर से जुड़े हैं, जानी मानी शख्सियत और एक अच्छे लेखक, एक अच्छे विचारक, एक अच्छे मोटिवेटर और एक अच्छे वक्ता के रूप में मैं उन्हें पिछले 5-10 सालों से जानता हूं। निश्चित तौर पे वो बहुत प्रभावी व्यक्ति है और जो तर्क के साथ वो जो अपने विचार रखते हैं लेखनी के माध्यम से, उसका लोहा जो है वो हर व्यक्ति मानता है। आज जैसे व्यक्ति से हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथियों, आप मुझे जानते हैं कि मैं एडवोकेट राकेश महाले बैतूल के सारणी से हूँ और लगातार जनहित के मुद्दों और जनता की आवाज को उठाने के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष करता हूँ। आज के मुद्दे को लेकर पासवान जी ने जब हमको बोलने का मौका दिया, तो पासवान जी को और विलो बाबा साहब को दिल से सैल्यूट करता हूँ। देवेश जी, आज हम अपनी जो चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट ये है कि इस संकट के काल में जहां अदालतों को, न्यायालय को जो आपातकालीन स्थिति की जो सेवाएं हैं उसके संबंध में जो भी अपनी टिप्पणी देना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी SC ST या OBC से जुड़े जो मामले हैं या आरक्षण से जुड़े मामले, उस पर अदालतें अपने फैसले दे रही है, टिप्पणी कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के पे अपना बयान जारी किया। उसके बाद में न्यायालय ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, जो 100% जो उन्हें नियुक्ति देने का आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एक कानून बनाया था, नियम बनाया था, उसके खिलाफ में उन्होंने उसे अमान्य कर दिया। और SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, ये बयान दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी ये अभी कहा है कि जो 2500 जो सहायक प्रोफेसर पद में जो नियुक्ति हुई थी प्राध्यापक पद पे महिलाओं की, उसमें जो समान वर्ग की जो महिलाएं हैं उसकी जो नियुक्तियां हैं उसको रद्द कर दी है, अमान्य कर दी है। और जो समान वर्ग की महिलाएं हैं उनकी सीट में सिर्फ समान वर्ग की महिलाएं ही आ सकेंगी। यदि SC ST OBC की महिलाओं का यदि अंक ज्यादा भी है तो भी उस पद को सिर्फ समान वर्ग की जो महिलाएं हैं उससे भरा जाएगा। तो आप क्या इससे किस दृष्टि से देखते हैं जो इस प्रकार के फैसले आए? देखिए पासवान जी, ये मात्र आरक्षण का मामला नहीं है, इसे हमें पूरे सिनारियों में जाना पड़ेगा। इस समय देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि एक वातावरण देश में चल रहा है कि अकलियतों को, दलितों को, OBC को, आदिवासियों को किस तरीके से डिमोरलाइज किया जा रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, हमको इसकी पूरी केमिस्ट्री को समझना होगा। 2014 के बाद से निरंतर आरक्षण विरोधी आदेश न्यायपालिका के माध्यम से दिलाने का काम इन सरकारों ने किया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला देख लीजिए आप, और जिस तरीके से मैं तो कहूंगा कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर था वो। और उसके बाद आप ये देखिए कि आप 2014 में ही आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो है जस्टिस खानविलकर ने एक आदेश दिया और उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण जो है असंवैधानिक है, और ये उन्होंने आदेश दिया। और उसको लेकर बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार, तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और ये सिर्फ जो है हाथी के दांत खाने के थे, दिखाने के थे। सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज हम प्रेजेंट सिनारियो पे यदि हम बात करें तो हम कहना चाहेंगे कि अभी जो है आदिवासी क्षेत्रों में 100% जो आरक्षण टीचरों की भर्ती में दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया। हमारा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले तो हम उनकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठाते हैं कि आप ये बताइए, जो आपका ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम को जो है संविधान ने तो मान्यता दी नहीं है।
आप लोग 4 लोग बैठ के जो है अंकल जज जो है बैठ के निर्णय कर रहे हैं देश की एक बहुसंख्यक आबादी का, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया है उसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, जबकि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण की जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे है, लेकिन यहाँ पे 10% आरक्षण दिया, उस पर रोकने का काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा 16(4)(a) को जो है असंवैधानिक ठहराने का काम पहले कर चुका है, अपन ने देखा, नागराज वाले मामले में भी देखा है। तो हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है संविधान की धाराओं का, संविधान में बड़े तथ्यों का सिर्फ एलोबरेशन करना होता है, ना कि आप संविधान की किसी धारा को जो है, किसी अनुच्छेद को जो है असंवैधानिक ठहराने का काम करेंगे। यह पूरी तरीके से तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी चीफ जस्टिस मित्तल और उनकी पीठ में शामिल जस्टिस विजय शुक्ला ने यह फैसला दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो भर्तियां हुई हैं उनको निरस्त किया जाए, क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाओं का जो है उसमें आरक्षण जो है उनके नियमों का पालन नहीं किया गया। 1997 का जो उनका लोक सेवा भर्ती नियम है उसका पालन नहीं किया गया। और उनका यह भी कहना है, देखिए ये इसी देश में आपको देखने को मिलेगा, किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके का ये सामाजिक न्याय को धत्ता बताते हुए, सामाजिक न्याय को चढ़ाते हुए जो जजमेंट दिया गया है, उसमें उनका ये कहना है कि यदि SC ST OBC वर्ग की महिलाओं के परसेंटेज सामान्य वर्ग की महिलाओं से ज्यादा है, तब भी जो है वह सामान्य वर्ग में नहीं आएंगी, उनको उनकी कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो 49.5% आरक्षण जो हमको मिला हुआ है, वो आप देखिए कि मजाक देखिए आप, 85% जिनकी आबादी है उनको 49.5% आरक्षण मिला हुआ है, और जिनकी आबादी 15% है उनको 50.5% आरक्षण मिला हुआ है। यानी आपने फिर आप सामान्य की परिभाषा बदल दीजिए। सामान्य का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, सामान्य का मतलब होता है सबके लिए खुला, ये नहीं होता सामान्य का मतलब सवर्ण। लेकिन आपने उसकी जो है पूरी टर्मिनोलॉजी बदल दी है, पूरी डिक्शनरी बदल दी है इन्होंने। अब हमको ऑक्सफोर्ड में एक नई शब्दावली की खोज करनी पड़ेगी। इन्होंने ये कह दिया कि आपका यदि आरक्षण, यदि आप उस पर टॉप लेवल पे आए हैं, आप मेरिटोरियस हैं, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। आपके मेरिट जो है हम आपके ब्रैकेट में रखेंगे, आपके खाने में रखेंगे, यानी आपका जो निर्धारित आरक्षण है SC ST OBC का, उसमें हम करेंगे, भले ही आपके सामान्य वर्ग की महिलाओं से ज्यादा है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि आप जो है अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं देते हो, आप जातिवाद को खत्म करना नहीं चाहते हो, आप जो है पूरी तरीके से इस देश में जो है जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको खत्म नहीं करना चाहते हो, तो चाहते क्या हो आखिर आप सीधे सीधे जो हमारे सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, जो हमारे समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाने के जो हमारे संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, आप उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आपका सीधा सा उद्देश्य यहाँ पे यह है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण से कितने लोगों को फायदा मिला। तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि आजादी के बाद से आज तक न्यायपालिका में हमारे कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। आपने वहां पे कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं करके रखी है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे बीच से जाने वाले लोग इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से अपने आप को जो है फरिश्ता समझने लगेंगे क्या? आप भी उसी संविधान के तहत हो और आप कहते हो कि हम जो है आरक्षण को नहीं मानते हैं। आप निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप न्यायपालिका में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप मिलिट्री के बड़े बड़े पदों पे आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो आप आरक्षण दे कहाँ रहे हैं? आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो पटवारों पे, सफाई कर्मचारी के पदों पे, छोटे छोटे पदों पे आप आरक्षण दे रहे हैं, चपरासी के पद पे आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि रोजगार सहायक जो GRS का ग्राम पंचायत में छोटा सा पद होता है, ग्राम पंचायत सचिवों का पद होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पद होता है, ये इनको आपने एकल पद मान लिया है और यहाँ पे आप आरक्षण नियम लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको बकायदा इसकी जो है पूरा रोस्टर बनाना चाहिए, उसके बाद आपको आरक्षण लागू करना चाहिए। इस पे जो है न्यायालय कभी संज्ञान नहीं लेते हैं, न सरकार इस बात पे कभी संज्ञान लेती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन दोनों का नेक्सस है और इस दोनों का नेक्सस मिलकर जो है इस देश के बहुजनों को पूरी तरीके से नाश करने के लिए, उनको पूरी तरीके से वापस पेशवा युग में ले जाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र की बुनियाद है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए और मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद जब विरोध होता है तो कहते हैं कि नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए, यानी चित भी मेरा पट भी मेरा। यह सीधी सी बात यहाँ पे यह है कि जो काम जो है मोदी सरकार नहीं कर सकती है वो काम वो न्यायपालिका के माध्यम से करवा रही है। और न्यायपालिका में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सच्चाई से पूरी तरीके से कटे हुए हैं, उनको वास्तविकता का कोई आभास नहीं है। उन्होंने न कभी जो है नाली नापदान को साफ किया है, न उन्होंने गरीबी को, जलालत को झेला है, न उन्होंने जो है दलित होने का दुख, आदिवासी होने का दर्द क्या होता है, वो संताप क्या होता है, सदियों का संताप, उसको न समझा है न देखा है। और यही कारण है
कि वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और इस तरीके के जो है निर्णय ले रहे हैं जो देश की 85% आबादी की मूल जो भावना है उसका निषेध करता है। और इस तरीके का जो निर्णय है, आप ये मान के चलिए कि आपने कह दिया है कि आप संविधान के न्यायालय के किसी भी निर्णय पे यदि आप उंगली उठाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। हमारा कहना यह है कि संविधान पे आप उंगली उठाओ तो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा क्या? लेकिन आप संविधान की अवमानना करिए, वो स्वीकार है, लेकिन न्यायालय की अवमानना मत करिए। तो क्या न्यायालय में बैठे हुए लोग देवदूत हैं क्या? हमारा कहना यह है कि ये भी जो है हमारे आपके जैसे लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने आसपास एक सुपरमेसी का घेरा बना के रखा हुआ है और नीचे के सुपरमैन बने हुए हैं ये। और ये जो है देश की 85% आबादी के भविष्य को और भाग्य को तय करने का काम कर रहे हैं। इनको अपने गिरवा में झांक के देखना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए और वहां भी जो है एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, जिसमें जो है लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के और स्वतंत्र बुद्धिजीवियों को और एनजीओ के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि वो तय करें कि किसको हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किनको हाई कोर्ट में जज बनाना है। ये स्टेट बार काउंसिल के लोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग और वो जो 10 जज बैठे हुए हैं, ये सारे लोग तय करते हैं कि अगला नंबर किसका लगेगा और किसके भतीजे को जज बनाया जाना चाहिए, किसके भांजे को जज बनाया जाना चाहिए। और यही लोग जो है पूरे तरीके से आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप जातिवाद को खत्म करिए। आप जाति को खत्म कर नहीं रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इस देश में आरक्षण पहले आएगा, जाति पहले आएगी। जब जाति पहले आएगी तो जाति को पहले जाना पड़ेगा, ना कि आरक्षण पहले जाएगा। सही बात। राष्ट्रीय इंडिया का आदर होना चाहिए। हाँ देवेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बातें कही और जो मुद्दे उठाए बहुत ही कड़वे हैं, लेकिन ये कटु सत्य है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये भी कहा था कि जो जाति की जो सूची है कोई पवित्र नहीं, ये सब शब्द भी कहा था। तो मैं आपको ये याद दिलाना, जाति की जो सूची है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, उसमें फेरबदल होना चाहिए, वो कोई पवित्र नहीं है। तो ये जो इस पवित्र अपवित्र की जो परिभाषा जो जज लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता आप समझ रहे होंगे जातिवादी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? सुरेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और मैं सैल्यूट करता हूं आपके सवाल को कि जो पवित्रता और अपवित्रता का जो सुचितावादी जो आग्रह है ना, यही ब्राह्मणिकल आग्रह है, यही ब्राह्मणवादी आग्रह है। यानी कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि सांप ने अपनी केचुल छोड़ दी है। आप समझिए इस बात को कि आपने उसकी पवित्रता पे तो सवाल उठा दिया, लेकिन हमारा कहना यहाँ पे यह है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट आपने आज तक लागू नहीं करी। आप जो है जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, जातिगत जनगणना के आंकड़े को आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना हुआ है, नखदंत विहीन आयोग बनाया हुआ है, जो आपके अनुसूचित जाति आयोग बने हुए हैं, जनजाति आयोग बने हुए हैं, उनकी रिपोर्टें जो है धूल खाती रहती हैं, पार्लियामेंट में रखी जाती हैं और राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती हैं, लेकिन कभी उनके अनुशंसाओं पे अमल नहीं होता है। यह कुछ लोगों का पुनर्वास केंद्र बना के रखा गया है। और आप देखिए कि अब तो ये स्थिति यह हो गई है कि जस्टिस पी सदाशिव नायर को देख लीजिए, जस्टिस गोगोई को देख लीजिए, लोग रिटायर होते हैं, अगले दिन उनको पुनर्वास कर दिया जाता है, किसी को एनजीटी में भेज दिया जाता है, किसी को राज्यपाल बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इस तरीके के पुनर्वास केंद्र बना के रखे गए हैं। तो कैसे आप समझ सकते हो कि इस देश की अकलियतों, इस देश के बहुजनों, इस देश के SC OBC के पक्ष में निर्णय आएंगे? कभी नहीं आ सकते हैं। ये हमेशा जो निर्णय आएंगे ये शासक वर्ग के हित के हिसाब से, शासक वर्ग की सुविधाओं के हिसाब से आएंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि कहा जाता है कि जो मजदूर जहां पर रुके हुए हैं इस कोरोना वायरस की विभीषिका के चलते, उनको लॉकडाउन में उनको उनके घर तक पहुंचाने की सरकार व्यवस्था करे। अर्णव गोस्वामी नाम का संघी पत्रकार, उसके मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट रात को 8:07 पे पिटीशन स्वीकार करता है और अगले दिन एक देश का बड़ा वकील खड़ा हो जाता है उसके पक्ष में और उसको जो है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाता है। और जब मजदूरों के पक्ष में जो जनहित याचिका लगी रहती है, जो प्रशांत भूषण ने जिस पर सवाल उठाया था, तो उस याचिका पे न्यायालय 8 दिन तक, 10 दिन तक कोई निर्णय नहीं लेता और ये कहता है कि ये बताइए कि ये जो मजदूर यदि जहां आएंगे तो क्या वहां पर वायरस नहीं फैलाएंगे? ये सोच है। आप ये देखिए कि इस तरीके के जो मतलब आप इसको हिपोक्रेसी कहेंगे क्या, इसको ड्यूअल स्टैंडर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, कि जब गरीबों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं रहता है, लेकिन जब व्हाइट कॉलर लोगों की बात आती है, जब ऐसे लोगों की बात आती है जो इस देश की नीतियों बनाते हैं या इस देश की नीतियों में प्रभाव डाल सकते हैं, ये जो पेज 3 कल्चर के लोग हैं, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है और उनके लिए जो है बाकायदा निर्णय भी सुना दिया जाता है। तो आपको समझना होगा कि इस देश में बहुजनों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, या कभी उनको लगता नहीं है कि न्यायालय ने हमारे पक्ष में कभी आवाज उठाई है। कुछ मामलों में न्यायालय क्यों सुमोटो नहीं ले लेता, क्यों स्वतः संज्ञान नहीं ले लेता? अन्य मामलों में आप स्वतः संज्ञान ले लेते हो, लेकिन जब SC ST OBC के मैटर आते हैं तब आप उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेते हो। तो हमको इस बात को समझना होगा
कि ये जो एक किस्म से इनकी जो सुपरमेसी बना के रखी गई है, इनकी जो सर्वोच्चता बना के रखी गई है, हम और इसको ये कहते हैं कि हम पवित्र हैं, आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते। और आप जातियों की पवित्रता की बात करते हैं, जातियों के आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि आप जो है अपने आप में गिरेवा में झांक के देखिए, आप अपना आत्मावलोकन करिए कि आजादी के बाद से आज तक आपने जितने निर्णय दिए हैं और आपने जो है कभी इस बात की जरूरत समझी कि जो आरक्षण सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कह दिया कि सीलिंग लगा दी आपने कि किसी भी तरीके से 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान में तो यह प्रावधान नहीं है कि 50% से आरक्षण ऊपर नहीं हो सकता है। तो आप जातिगत जनगणना कराइए ना, आप 10% का आरक्षण पे संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उस पर आपने जो है किसी भी क्रिमिलेयर नहीं लगाया, आपने उसको आप दे रहे हो और उस पर जो है न्यायालय कोई बात नहीं करता है। हमारा कहना यह है कि न्यायालय को अपने जो है दोहरे रवैये को छोड़ना पड़ेगा और सच को सच कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जो है अडानी अंबानी की आंख से देखें और इस देश के बहुजनों का भविष्य को तय करेंगे। बहुजनों का भविष्य तय करने का अधिकार जो है कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए 4 लोगों को नहीं दिया जा सकता है। आपको समझना होगा कि जमीनी सच्चाई क्या है, और जमीनी सच्चाई यही है कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण आज भी ईमानदारी से लागू नहीं हुआ है। और आरक्षण कहां लागू किया इन्होंने? आरक्षण लागू किया चतुर्थ श्रेणी के पदों पे। आज भी आप देखिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे पदों को। आपने जो है आज भी बैकलॉग पूरे नहीं किए हैं। जब भी तिथियों पे तिथियां, तारीख पे तारीख बढ़ाते जाते हैं। न्यायालय ने, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय हो, इन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी कि ये देखें कि आप ईमानदारी से उनकी आबादी के अनुपात में, आबादी के प्रतिनिधित्व के अनुसार उनका आरक्षण आप सुनिश्चित करिए। या जो आरक्षण दिया गया है उनको केंद्रीय सेवाओं में या राज्य सेवाओं में, उस आरक्षण की पूर्ति हुई है नहीं हुई, उस पर आप स्टेटस रिपोर्ट पेश करिए। कभी स्टेटस रिपोर्ट नहीं मांगी इन्होंने। ये हमेशा इसी बात पे कहते हैं कि आप आरक्षण की समीक्षा करिए, आरक्षण की समीक्षा करिए। आरक्षण के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम जेन्युइन मीडिया कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मणिकल मीडिया कहते हैं, इस मीडिया ने इस तरीके का परसेप्शन बना के रखा गया है कि आरक्षण ने इस देश की प्रतिभाओं को जो है ब्रेन ड्रेन करने के लिए मजबूर कर दिया है। आरक्षण ने इस देश की प्रतिभाओं को बहुत पीछे कर दिया है, वरना तो यहाँ के सारे लोग नासा में जाके वैज्ञानिक बन जाते। आप सोचिए इस बात को कि ये जो है हमारी योग्यता पे, हमारी क्षमता पे उंगली उठा रहा है। आज सरकारी डॉक्टर जो है कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उन सरकारी अस्पतालों में हमारे सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, हमारे ही सफाई कर्मचारी जो हैं उन इलाज कर रहे हैं। और आप ये देखिए सबसे ज्यादा जो मृत्यु भी हो रही है, मौतें हो रही है, वो हमारे लोगों की हो रही है। इस बात को भी समझना होगा। आप ये देखिए अमेरिका में जो है आरक्षण है, कहते हैं कि किसी दुनिया के किसी अन्य देश में आरक्षण नहीं है। ये जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी बोलते हैं, जो जिनको हम श्रवण बुद्धिजीवी कहते हैं, उनको जो है उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। उनको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के हर देश में आरक्षण है। उसको जो है आप जापान में भी आरक्षण है, साउथ कोरिया में भी आरक्षण है, अमेरिका में भी आरक्षण है। उसको आप यहाँ पे आप उसको ये आरक्षण ना कह के वहां पे उसको क्या है कि थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। हमारा कहना यह है कि आरक्षण जो है कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये जो है पूरी तरीके से सामाजिक न्याय देने का कार्यक्रम है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का कार्यक्रम है। लेकिन लोगों ने जिसको क्या है पॉवर्टी एनिहिलेशन प्रोग्राम बना लिया है। तो आरक्षण कोई गरीबी का हटाने का यदि कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से ये मान के चलते कि आरक्षण जो है कब तक खत्म हो गया होता है। लेकिन ये जो है हमको जो जातियों का दंश झेला है, हमने सदियों तक हमने जो है जातिवाद को और अस्पृश्यता को झेला है, ये उसका कॉम्पेंसेशन है। इस बात को समझने के लिए ना न्यायपालिका तैयार है, इस देश के शासक तैयार है, और न ही जो है ये मनुवादी मीडिया समझने तैयार है, और आरएसएस समझने को तैयार है। आरएसएस देश को चला रहा है। हाँ, तो देवेश जी मैं आपसे राकेश जी मैं एक अंतिम प्रश्न करूंगा, उसके बाद आप एक प्रश्न कर लीजिएगा, फिर हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। मेरा जो अंतिम प्रश्न ये है, आपने जिस प्रकार से आक्रोश व्यक्त किया, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अदालत ने जो कहा है कि जो क्रीमिलियर में आ गए हैं 70 वर्षों से, ठीक है, तो आज जो आक्रोश आप में है या मध्यम वर्ग में है या जिन लोगों को अभी तक आरक्षण मिला भी नहीं, आपने देखा होगा जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था पूरे देश में, उसमें जो गरीब मजदूर जो वर्ग है, ये जो युवा बेरोजगार है, ये लोग ही कभी संवैधानिक प्रावधानों के पक्ष में खड़े होते हैं। इस मामले में भी आप जैसे लोग जो मेरे ख्याल से आईएएस नहीं है, ना ही आईपीएस अधिकारी है, ना ही जज हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति, राकेश जी जैसे व्यक्ति और भी बहुत सारे जो युवा हैं ऐसे मामलों में सड़कों पे आते हैं। तो क्या आज क्रीमिलियर वर्ग को यह बात सोचना नहीं होगा कि संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ में अदालतें टिप्पणी करती है, नेता टिप्पणी करते हैं और वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने घरों में बैठे रहते हैं, संघर्ष करने के लिए नहीं आए, कोई बात नहीं। कम जी देवेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी को हमने सुनी और इस प्रकार से लगातार
देश के अंदर जो है आरक्षण को लेके और खासकर संविधान को लेके जो अभी बहुत मामले और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, तो आपको नहीं लगता क्या पोलिज्म और कास्ट के खिलाफ हमको आंदोलन करना चाहिए और कास्ट फ्री इंडिया होना चाहिए, ऐसा आंदोलन को करा नहीं जाना चाहिए? इस पे क्या कहना है? आप थोड़ा सा सवाल फिर से अपना रिपीट करिए ना, किसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? जाति के खिलाफ। कोलिज्म, हाँ, कोलिज्म और कास्ट फ्री इंडिया, ये आंदोलन हमको भी खड़ा करना चाहिए इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन प्रश्न ये है कि हम कास्ट फ्री इंडिया की बात करते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि जिन्होंने सदियों से जातियां बनाई, अब जाति उनके लिए बोझ बन गई है। अब वो कहते हैं कि भारत से जातिवाद खत्म होना चाहिए, और वो कहते भर हैं, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। हमारा कहना ये है राकेश जी कि कास्ट फ्री इंडिया की बात जो लोग करते हैं, चाहे वो हमारे लोग हों और चाहे कोई अन्य लोग हों, कास्ट फ्री इंडिया की अवधारणा को पहले हमें समझना होगा। सबसे पहले जाति की बू ये खत्म करें। जो जाति लाए हैं उनका काम है वो जाति खत्म करेंगे। जाति हम सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी ही थी। हमारा कहना यह है जो जातियां लेके आया है उसको ही जाति खत्म करना पड़ेगा, और वरना ये वायरस उसके सिर पे चढ़ के नाचेगा। क्यों? क्योंकि जातियां हमने नहीं बनाई हैं। जो 5643 जातियों में हमको बांटा है इन्होंने, और इनकी ही ड्यूटी है कि ये जातियों खत्म करे, क्योंकि जाति का दानव अब इनको एक दिन डस लेगा। क्योंकि हमने जातियों को जो है अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि हमने जातियों के दंश को इतना झेला है कि अब हम एक कवच बन गई हैं जातियां हमारी। लेकिन हमको ये जरूर कोशिश करनी होगी कि आरक्षण को खत्म करने की जो बात करते हैं, जो लोग आरक्षण के खात्मे की बात करते हैं, उनको हम बात करें कि आरक्षण जो है आप भी ले रहे सदियों से, उच्च जाति का आरक्षण ले रहे हो आप समाज में श्रेष्ठ वर्ग बने हुए हो, समाज में आप प्रभु वर्ग बने हुए हो, और आप तय करते हो कि संसाधनों पे कब्जा किसका रहेगा। तो संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, और बाकायदा जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जातिगत जनगणना होने के बाद जिसकी जाति जितनी है उसकी भागीदारी उतनी सुनिश्चित कर दीजिए। आप जो है पॉपुलेशन के आधार पर जो है डिवीजन कर दीजिए आरक्षण का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरक्षण की जब बात करते हैं तो आपको सब प्रकार का आरक्षण त्यागना होगा। मंदिरों का भी आरक्षण आपको त्यागना होगा। आप फिर वो भी जो है लोक धन होता है उसका भी बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं होगा कि पुजारी आप बनेंगे, उस पर अघोषित आरक्षण का लाभ आप लेंगे, और बाकायदा आप जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन करते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन करते जा रहे हैं। एलपीजी जो है इनके लिए वरदान बन गई है, इसलिए उस तरीके की चीजों को भी इनको खत्म करना होगा, और उसके बाद स्वस्थ विमर्श करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो है सारे मालपुआ खाएं और बहुजनों से कहें कि आपको जो है आरक्षण को त्यागना चाहिए। आरक्षण त्यागेंगे तब जब आप आरक्षण को ईमानदारी से लागू करेंगे। जी देवेश जी, मैं लास्ट में पूछना चाह रहा था। हेलो जी मैं पूछना चाह रहा था कि जब प्रमोशन में आरक्षण और ये सब चीजों को लेकर जब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो मैंने देखा है कि जो हमारे ही कम्युनिटी के लोग जो सक्षम है और पूर्ण रूप से सक्षम हो चुके हैं, वो लोग फ्रंट पे नहीं आते, और लड़ने बैठने के लिए हम जैसे युवा सड़कों पर लड़ते हैं और हम लोग केस झेलते हैं। मगर जो पे बुक टू सोसाइटी की बात है, उसमें जो संपन्न है, आईएएस अधिकारी है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये लोग कभी हमें मदद नहीं करते। इसमें आपका क्या करना है? और खासकर संगठन भी, कर्मचारी संगठन भी, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ आपसे, 100% सहमत हूं मैं आपसे। मुझे मार्टिन लूथर किंग को कोट करना इस समय बहुत उचित प्रतीत होता है, जिन्होंने कहा था कि सामाजिक संक्रांति के युग की सबसे बड़ी त्रासदी बुरे लोगों का चीत्कार नहीं, अभी तो भले लोगों की चुप्पी रही है। और यही कारण है कि हम सबसे ज्यादा ठगे गए हैं हमारे वर्ग के ब्यूरोक्रेट लोगों से, हमारे वर्ग के आईएएस आईपीएस लोगों से, हमारे वर्ग के विधायकों से, सांसदों से। ये वहां पे जाके पत्तल चाटते हैं, दोने चाटते हैं, और ये वहां पे जाके गुलामी करते हैं मुख्यधारा की पार्टियों की। और जब रिटायर हो जाते हैं तो इनको जो है अंबेडकर महासभा बना लेंगे, बकायदा जो है तमाम प्रकार के जो है बाबा साहब अंबेडकर के मिशन की बात करेंगे, और अपने आप को यह बताने की कोशिश करेंगे कि इनसे ज्यादा अंबेडकरवादी कोई नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट यही लोग हैं। इसलिए हमें इनका भी बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपने देखा होगा, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे आरक्षण के समर्थन में आंदोलन हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हो, इस आंदोलन को जो लड़ा है सड़कों पे आके, वो युवाओं ने लड़ा है, या तो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने लड़ा है, या तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने लड़ा है। हमारे जो कृमि वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, वह सिर्फ जो है मालपुआ खाने में विश्वास करता है, आंदोलन में विश्वास नहीं करता है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को जो है हमें भी समझना होगा, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ब्लैक शीप हैं,